इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली आपका तो 2 चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आप लोगों का एक ही चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। बट जितने भी आपके पीवाईक्यूज आए दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू रिवाइज। मैं बहुत पीछे वाले पीवाईक्यूज में नहीं जाऊंगा, 2020 एंड ऑनवर्ड्स उसमें जाऊंगा, ठीक है। आपका थोड़ा बैक जाना पड़ता है क्योंकि आपके क्वेश्चन के जो वेरिएशंस है वो अप्रोक्सीमेटली 2008 तक भी जाते हैं। खैर, ओके, चलिए इसका देखते हैं हम। नेगेटिव हम सीबीएसई में ज्यादा पीछे नहीं जा सकते क्योंकि सीबीएसई का कोर्स जो है वो बहुत बार ऑल्टर होता रहता है, लेकिन आपका पिछले 8 सालों में नहीं हुआ है, तो वी हैव दैट बैंडविड्थ टू गो बैक। A negatively charged object X is repelled by another charged object। एक नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है जो दूसरे एक ऑब्जेक्ट से रिपेल हो रहा है Y। However, an object Z is attracted to object Y। ठीक है, तो भाई साहब यहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे X है नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, इज रिपेल्ड बाय अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट Y। तो ऑब्वियसली Y का क्या होना बनता है, नेगेटिव, ठीक है, इसका तो भाई साहब नेगेटिव होना बनता है, ठीक है। However, an object Z, ठीक है, is attracted to object Y। तो ये अट्रैक्ट हो रहा है Y में, तो Y तो आपका नेगेटिव प्रूव हो गया, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा भाई साहब आपका पॉजिटिव, ठीक है। सो पॉजिटिवली चार्ज ओनली, नेगेटिवली चार्ज ओनली, न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज न्यूट्रल और, हाँ, ऑप्शन सी, ठीक से सोचिए। हाँ, Z पॉजिटिवली चार्ज हो गया, प्रूव हो गया। क्या कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट अनचार्ज बॉडी को भी अट्रैक्ट करता है? अगर कोई चार्ज बॉडी है, विल इट अट्रैक्ट अनचार्ज बॉडी एज वेल? तो मतलब न्यूट्रल भी हो सकता है ना ये, तो Z कैन बी न्यूट्रल एज वेल। पॉजिटिव तो होगा ही और न्यूट्रल भी हो सकता है, सो न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, क्लियर है, ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है। इन एन एक्सपेरिमेंट 3 माइक्रोस्कोपिक लैटेक्स स्फीयर्स आर स्प्रेड इनटू अ चेंबर एंड बिकेम चार्ज विद चार्जेस +3e, 5e and -3। All the three spheres came in contact simultaneously for a moment and got separated। सबको भाई साहब कांटेक्ट में लाए हम और सेपरेट कर दिया। Which one of the three are possible values for the final charge on the spheres? 2021-22 का सीबीएसई का क्वेश्चन है, चलिए फटाफट करना भाई साहब, ओके। तो आप देखिए यहाँ पे पहले +3e का चार्ज आया, ठीक है, इसके साथ हमने कांटेक्ट में लाया किसको, +5e का, और इसके साथ में हमने कांटेक्ट में लाया किसको, -3e का। अभी भाई साहब क्या हो जाएगा, ये सारे चार्जेस कंबाइन हो जाएंगे और इक्वली बढ़ जाएंगे, क्योंकि भाई साहब 3 माइक्रोस्कोपिक लैटिस स्फीयर्स हैं, ठीक है। तो आपका भाई साहब टोटल चार्ज कितना हो गया, 3 + 5 - 3, तो ये हो गया आपका 5। अभी ये जो 5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है, all the three spheres came in contact for a moment and got separated। Which one of the following are possible values for the final charge? अभी देखो एक चीज जो आपको समझनी है यहाँ पे, वो ये है कि आपको बताया नहीं गया है कि इन तीनों स्फीयर्स का साइज सेम है। अगर साइज सेम होता तो ये 5 जो चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता। इट हैज नॉट बीन क्लियरली स्पेसिफाइड कि इनका साइज सेम है। अभी आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि टोटल चार्ज कितना होना चाहिए। जितने भी कॉम्बिनेशन है, जितने भी कॉम्बिनेशन है, फिर से बोल रहा हूँ, ये चारों में जितने भी कॉम्बिनेशन है, इनका टोटल कितना आना चाहिए, 5, ठीक है। 5 प्लस ये तो नहीं आएगा, कैंसिल भाई साहब, ठीक है। इसका 6 + 6 12, 12 - 7 ये करेक्ट हो सकता है, ठीक है। चलिए इसका 5 + 5 + 3.5 कितना हो गया भाई साहब आपका 9, 9 - 4। तो ये है रीजन, यहाँ पे भी आपका 5 इलेक्ट्रॉन का बन रहा है, बट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के तहत ये आपका नहीं हो सकता। क्वांटाइजेशन मींस कि आपका वो n जो है वो एक नंबर होगा, स्पेसिफिकली एक नेचुरल नंबर होगा। इट कैन नॉट हैव अ डेसिमल और अ फ्रैक्शनल वैल्यू। हालांकि यहाँ पे भी 5e वाला कंडीशन फुलफिल हो रहा है, बट क्वांटाइजेशन के तहत ये पॉसिबल नहीं होगा। इसका देख लेते हैं भाई साहब, ये तो नहीं हुआ, 7 + 5 12, 12 - 8, ये आपका 4 आ रहा है, तो इसकी वजह से ये नहीं हुआ। तो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, क्लियर है, ओके। According to the quantization of charge, only integral multiples of elementary charge is possible। सिर्फ इंटीग्रल मल्टीपल्स ही आपके पॉसिबल हैं, ठीक है, ओके। दैट डिस्क्वालिफाइज दिस वन, ठीक है, फ्रॉम, क्योंकि इसका भी देखो 5 ही आ रहा है, लेकिन ये डिस्क्वालीफाई इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे आपका क्वांटाइजेशन की थ्योरी फॉलो नहीं हो रही है, ठीक है, ओके। An object has a charge of 1 coulomb and gains 5 into 10⁻18 electrons। The net charge on the object becomes, कितना हो जाएगा? अरे एकदम लल्लू पंजू सवाल है भाई साहब।
अरे 1 कूलम का चार्ज उसके पास ऑलरेडी है भाई साहब, ठीक है। अभी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इंटू 10⁻18, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना, 16 पैसा हो गया 80, है ना। 80 इंटू 10 तो ये हो गया 16 5 80, मतलब 8.0 इंटू 10⁻⁻1। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका 0.8 कूलम्स। 1 कूलम ऑलरेडी था और 0.8 कूलम क्या हो जाएगा भाई साहब, हाँ 1.8 की 0.8 की 0.2, हाँ पहले 1 कूलम का चार्ज था, अभी कितना कूलम आया तो कितना हो जाएगा, नहीं 0.2 होगा, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखो ये जो चार्ज है ये क्या है, ये नेगेटिव चार्ज है ना भाई साहब, आपका इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, सो दिस विल बी नेगेटिव चार्ज। 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज था, इसमें से 0.8 भाई साहब माइनस होगा ना, दैट विल बी 0.2 कूलम। ये चार्ज आपका ऐड होगा, मतलब ऐड हो रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं तो ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज ऐड हो रहा है, तो 1 कूलम चार्ज से नेगेटिव चार्ज आपका माइनस होगा, दैट विल बी 0.2। ठीक है, क्लियर है। चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट। 3 चार्जेस Q minus Q and Q naught are placed as shown in the figure. The magnitude of the net force on the charge Q naught at point O. चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट। 2021-22 का क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे Q नॉट का चार्ज है और यहाँ पे Q, दोनों भी क्या है आपके पॉजिटिव, तो इस पे जो फोर्स होगा वो इस तरफ होगा, ठीक है। तो दिस फोर्स विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या K लिख लेते हैं, K Q नॉट बाई A का स्क्वायर, और इस डायरेक्शन में होगा ये। लेट्स से हमने इसको भाई साहब F1 डाल दिया, ये वाले में देखो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो आपका भाई साहब फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव कि नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। ओके, तो आपका फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, द फोर्स F2 विल बी इन दिस डायरेक्शन। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स, दिस विल बी K Q Q नॉट अपॉन अगेन A का स्क्वायर, तो इसका वैल्यू इसका वैल्यू, ठीक है। तो इन दोनों का भाई साहब आपस में कितना एंगल है, 90 डिग्री है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा आपका, नेट फोर्स विल बी इक्वल टू आपका भाई साहब F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2F, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 90, cos 90 मतलब आपका जीरो हो गया, मतलब यहाँ पे हो गया आपका F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, विच विल बी हाउ मच। तो आपका देखो यहाँ पे K स्क्वायर Q नॉट का स्क्वायर अपॉन A⁴, ये हो जाएगा भाई साहब, दो बार ऐड करेंगे तो ये 2 हो गया भाई साहब, तो आपका √2 अंदर रह जाएगा, और बाकी भाई साहब के क्यू नॉट अपॉन ए का स्क्वायर, तो √2 के क्यू नॉट अपॉन ए का स्क्वायर, तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा होता है कि भाई इसका डायरेक्शन क्या है, देन सिंपल सा एक लॉजिक लगता था, F1 और F2 दोनों मैग्नीट्यूड सेम है, तो ऑब्वियसली इसका डायरेक्शन क्या होगा, इट विल बी बाइसेक्टर, मतलब आपका 45 डिग्री विद दिस वन, मतलब हम बोल सकते हैं 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस और 45 डिग्री विद द नेगेटिव वाई एक्सिस और 45 डिग्री विद द नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये हो जाता भाई साहब, ठीक है। बिकॉज आपके जब भी इक्वल वेक्टर्स होते हैं तो उनका रिजल्टेंट हमेशा बाइसेक्ट करता हुआ निकलता है। whenever you have two equal vectors it will, और बाइसेक्ट करता हुआ निकलेगा मतलब दोनों का एंगल बीच में 90 है, तो ऑब्वियसली दोनों के साथ वो कितना एंगल बनाएगा, 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, ओके ओके ओके, तो दिस विल बी ऑप्शन ओके। चलिए भाई साहब ये वाला करना है फटाफट। 4 ऑब्जेक्ट्स W X Y and Z each with charge plus Q, ओके तो आपका भाई साहब यहाँ पे प्लस Q, इसका भी प्लस Q, इसका भी प्लस Q और इसका भी प्लस Q, ठीक है, आर हेल्ड फिक्स्ड एट 4 पॉइंट्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड D, तो ये भी वैसा स्क्वायर है, तो दिस विल बी D, ठीक है ओके। एज शोन इन द फिगर ऑब्जेक्ट्स X and Z are on the midpoints of the figure, तो इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, D/2, है ना, ये वाला भी आपका हो जाएगा भाई साहब D/2, और ये वाला भी डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा भाई साहब D/2, दिस डिस्टेंस विल आल्सो बी D/2, ठीक है ओके। And midpoint to the sides, the electrostatic force exerted by object W on object X
W on x is F. ओके भाई साहब, तो ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा भाई साहब? अरे बोलो ना बोलो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट W on x, लेट्स से हमने इसको ये दे दिया नाम, ये हो जाएगा के क्यू इंटू क्यू बाई डी बाई टू का स्क्वायर, है कि नहीं, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, सो दैट विल बी हाउ मच, के क्यू का स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर बाई 4। तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब, 4k क्यू स्क्वायर अपॉन डी का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ये हो गया डब्ल्यू एक्स। ओके, और इसका भाई साहब किस तरफ होगा, ये हो जाएगा एफ डब्ल्यू एक्स, ये हो गया एफ डब्ल्यू एक्स जो इस तरफ होगा भाई साहब। ठीक है, ओके, ऑब्जेक्ट्स एक्स एंड जेड और हमने मिड पॉइंट्स, अच्छा तो यहाँ पे क्या है भाई साहब आपका, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट डब्ल्यू ऑन एक्स इज, अच्छा ऑन, तो एफ की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे कितनी हो गई, एफ की वैल्यू हो गई 4k क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। समझ में आ रहा है? यहाँ पे बोला है ना भाई साहब, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स exerted by object W on object X is F। F की वैल्यू ये हो गई जो हमने कैलकुलेट की है। ठीक है, क्लियर है? Then the magnitude of the force exerted by the object W on Z, object W on Z, अभी भाई साहब Z का देखो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर मैंने भाई साहब इनको जोड़ दिया तो ऑब्वियसली ये परपेंडिकुलर होगा। ये डिस्टेंस कितना है भाई साहब D, ये डिस्टेंस कितना है D/2, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, WZ का स्क्वायर विल बी इक्वल टू आपका D/2 का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, है कि नहीं, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं भाई साहब, तो कितना हो गया ये डी स्क्वायर बाई 4 प्लस डी का स्क्वायर, दैट इज ये हो गया आपका 5d का स्क्वायर बाई 4, तो ये हो गया आपका √5d/2। ठीक है, ये हो गया आपका WZ, √5d/2। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, √5d/2। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय W ऑन Z, तो W का भाई साहब Z में कितना फोर्स होगा, W का Z में कितना फोर्स हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी इक्वल टू W on Z, दिस विल बी इक्वल टू K Q, ये भी Q ही है ना भाई साहब, Q इंटू क्यू अपॉन R का स्क्वायर, मतलब ये कितना हो गया भाई साहब आपका √5d/2 का स्क्वायर, सो दैट विल बी हाउ मच, KQ स्क्वायर, यहाँ पे हो गया आपका कितना 5d का स्क्वायर और ये हो गया आपका 4, है ना, तो इधर कितना आ रहा है भाई साहब आपका 4k क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर और इधर एक 5 रह गया आपका, है ना, 1/5, ये आपका क्या है भाई साहब, एफ ही है ना। ठीक है, सो 1/5 इंटू एफ, ठीक है, तो f/5, दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हो गया, 1/5 है, चलिए भाई साहब, assertion and reason type questions given below, a negative charge in an electric field moves along the direction of the electric field, a negative charge in an electric field, अरे भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां मूव होता है, ये प्लस है ये माइनस है, मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां मूव होगी, इसमें तुमने अगर ऐसा ही होता ना, ये आपका प्लस है और ये माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, प्लस से नेगेटिव। ठीक है, अभी अगर तुमने बीच में एक नेगेटिव चार्ज डाल दिया तो वो किस तरफ मूव करेगा, किस तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव की तरफ, तो नेगेटिव चार्ज मूव्स अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपका ये वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है ना, a negative charge in an electric field, a negative charge in an electric field moves along the direction of the electric field, this is wrong, on a negative charge a force acts in the direction of the electric field, एक नेगेटिव चार्ज में क्या फोर्स लग रहा है डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड में, किस तरफ फोर्स लग रहा है नेगेटिव चार्ज में, इस तरफ ना, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ नेगेटिव चार्ज इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये वाला भी भाई साहब आपका रॉन्ग है, तो मतलब आपका ए इज फॉल्स एंड आर इज आल्सो फॉल्स। ठीक है, क्लियर है भाई साहब, 2021-22 का क्वेश्चन तो आपका डी हो गया भाई साहब। चलिए, अ पार्टिकल ऑफ चार्ज 2 माइक्रोकूलम, 2020 का क्वेश्चन है, ये 2-3 क्या होता है भाई साहब, 2 या 3 मार्क्स का, ओके चलिए, हाँ अच्छा सेट, ओ बाप रे बहुत बढ़िया, ओके, अ पार्टिकल ऑफ चार्ज 2 माइक्रोकूलम एंड मास दिस इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 i cap मीटर पर सेकंड at time t is equal to 0, the particle enters a region having an electric field in Newton per coulomb as this, find the velocity of the particle, ठीक है भाई, चलिए फटाफट फटाफट क्विक क्विक जल्दी से,
सवाल करने से पहले थोड़ा अपने को स्टैंडर्डाइज कर लो ना। देखो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, राइट। और भाई साहब यहाँ पे एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसका मास दिया हुआ है, उसका चार्ज दिया हुआ है। इसमें न्यूटोनियन मैकेनिक्स लगेगा, ठीक है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स लगेगा मतलब आपको यहाँ पे पूछा है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, तो इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो v इज इक्वल टू क्या होता है भाई साहब, u प्लस ए टी होता है भाई साहब, समझ में आता है कि नहीं न्यूटोनियन मैकेनिक्स से। मतलब तुम्हें यहाँ पे आपको तुम्हारे यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। u की वैल्यू दी हुई है, क्या है भाई साहब, ये है u की वैल्यू, ठीक है। टाइम की वैल्यू दी हुई है, ये एक्सेलरेशन तुमको निकालना है। व्हेन अ charge particle enters an electric field, it is going to experience a force. And if it is experiencing a force, then definitely it will experience an acceleration as well. ठीक है। तो ये जो एक्सेलरेशन है ये तुमको निकालना है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है न्यूटोनियन मैकेनिक्स के हिसाब से। ये जो a है ये क्या हो जाएगा बोलो, a विल बी इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। मास तुमको दिया हुआ है भाई साहब, ठीक है। नहीं सॉरी, मास तुम्हारा 1.6 ग्राम, ठीक है। ये फोर्स क्या हो जाएगा बोलो, दिस फोर्स विल बी इक्वल टू क्यू इंटू ई, जो चार्ज है, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन एम, ठीक है। चार्ज कितना है भाई साहब आपका 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड भाई साहब कितनी है 80, 80 आई कैप प्लस 60 जे कैप। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये भाई साहब आपका स्केलर है, दिस इज नॉट अ वेक्टर, आपको पूरा दोनों भी लेना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन, दिस इज बेसिकली एक्सेलरेशन, सॉरी एम, एम कितना है भाई साहब आपका 1.6 ग्राम है ना, 1.6 इंटू 10⁻³ ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। ऊपर भाई साहब कितना है माइक्रोकूलम है ना, तो इसको कर लो भाई साहब, यहाँ पे माइक्रोकूलम को अगर आपको एडजस्ट करना है तो दिस विल बी हाउ मच, 2 इंटू 10⁻⁻⁶। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब कितना 10⁻⁻⁶, माइनस माइनस 10, तो ये हो गया आपका 10⁻⁻³ ठीक है। 10⁻³ अपॉन यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब 2, और ये हो गया 0.8, ठीक है। 0.8 मतलब 8, और यहाँ पे एक और कम हो गया भाई साहब 10⁻⁻² हो गया। समझ में आता कि नहीं भाई साहब, 10⁻² हो गया, समझ में आ रहा है ये अंदर नहीं गए अभी तक, ये ऊपर ऊपर चल रहा है भाई साहब। 10⁻⁻⁶ था, माइनस माइनस 3, तो ये होगा आपका 10⁻⁻3, 10⁻³ अपॉन 0.8 विल बी इक्वल टू 8, और ऊपर हो गया आपका 10⁻², ठीक है। यहाँ पे आपका कितना हो गया बोलो, 80 आई कैप प्लस 60 जे कैप, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हो गया आपका कितना, ये तो कर लो भाई साहब, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 पॉइंट, ये हो गया 10⁻² मतलब 8 अपॉन, ये हो गया 0.08 है ना, इंटू 80 आई कैप प्लस 60 जे कैप। कर लो भाई साहब, इसका कितना हो जाएगा 8 8 जा 64, 64 और एक और जीरो, ये हो गया आपका 6.4 आई कैप है ना, 8 6 जा 48, 48 और एक जीरो है। 0.08 मैंने यहाँ पे होगा आपका कितना भाई साहब 8 ना, 1/8 का कितना होता है 0.125 होता है ना, 1/8 का कितना होता है 1/8, तो ये हो गया भाई साहब क्या 8 8 1, हाँ नहीं नहीं उसमें लगेगा हमको 8 तो 1.25, तो ये हो गया आपका 0.125 इंटू 10⁻², रहने देते हैं, देखते हैं। तो ए की वैल्यू भाई साहब इतनी हो गई है ना, ए की वैल्यू इतनी हो गई, तो वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, वी की वैल्यू हो जाएगी यू, दैट इज 4 आई कैप प्लस 80, ए की वैल्यू हो गई भाई साहब 0.125 इंटू 10⁻², ठीक है। 80 आई कैप प्लस 60 जे कैप, और टी, टी कितना है भाई साहब यहाँ पे, टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5 सेकेंड्स। ओके, तो इधर हो गया आपका 4 आई कैप, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। चलिए भाई साहब शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हो गया आपका कितना 125 इंटू 5, तो ये हो गया 625 है ना, 0.625 इंटू 8, 5 8 जा भाई साहब हो गया 40, 8 2 जा 16 प्लस 4 20, 6 2 जा 12, 12 प्लस 4 16, कितना आ रहा भाई साहब, ठीक है 1.625 इंटू 80 ना, 80 तो ये हो गया जीरो, एक और जीरो लगा 625, ये हो गया आपका 0.625 इंटू इंटू 80, तो ये हो गया आपका 1600 और एक और जीरो ना, और इधर है कितना भाई साहब आपका 3, 3 कैंसिल हो गया,
तो ये हो गया आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻², ठीक है, प्लस 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 आपका भाई साहब यहाँ पे वही 625 इंटू 60, 625 इंटू 6, 5 6 जा 30, 6 2 जा 12, 13 14 15, 6 6 जा 36, 37, ठीक है, एक और जीरो लगेगा, तो ये हो गया 37.5, 30 नहीं यार 37.5, 37.5 इंटू 10⁻⁻², है ना, क्या समझ में आ रहा है भाई साहब? ये होगा आई कैप, ये होगा आई कैप, और ये होगा भाई साहब आपका जे कैप। सही जा रहे हैं भाई साहब, ठीक है, तो ये हो गया आपका 4 i कैप प्लस 0.016 i कैप प्लस, यहाँ पे कुछ और हो गया भाई साहब, कैसे 625 इंटू 6, 5 6 30, 6 12, 13 14 15, 6 36 37, आपका यहाँ पे था 625, मतलब 1 2 3 1 2 3 और एक जीरो, हाँ ये 3.75 होगा ना भाई साहब, तो 3.75 इंटू 10⁻², ये हो गया 0.037, लेकिन यार 16 ठीक कैसे आएगा? 0.25 625 इंटू 6, कौन सा 16? ये 625 तो हो गया ना करके, कितना आ रहा है? 5000 आ रहा है, हाँ वही गड़बड़ हुआ ना, क्योंकि ये इससे लेस नहीं हो सकता, वही मैं देख रहा हूँ, 50 तो 5 है ना, तो 5, हाँ ठीक है, 5.0, तो ये हो जाएगा आपका 0.05, है ना, और ये हो जाएगा आपका 0.037, ठीक है, जे कैप, तो आपका यहाँ पे हो गया कितना बोलो, 4.05 आई कैप, ठीक है, प्लस 0.037 जे कैप, ठीक है, क्लियर है, ये आपका फाइनल वेलोसिटी है, हाँ, दिस विल बी द फाइनल वेलोसिटी, लेट्स चेक द आंसर, ठीक है, 4.5 आई कैप और 0.375 जे कैप, 4.05 क्यों हो गया भाई साहब, मेरा कुछ गड़बड़ हुआ है यहाँ पे, मल्टीप्लीकेशन 0.625, 625 इंटू 8, 5 8, हाँ कौन सा 50, अच्छा 5.0 नहीं 50 होगा, ठीक है, ठीक है, ओके, इज दिस अंडरस्टूड पीपल, हम समझ में आ रहा है ये? 2 point charges of +1 microcoulomb and +4 microcoulomb are kept 30 centimeter apart. How far from the +1 microcoulomb charge on the line joining the two charges will the net electric field be zero? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है? हाँ, k/r², ठीक है, कीजिए, क्या डाउट है भाई? क्या क्या मीन दिया तो है 35, if a number is reduced and the mean is reduced by 3, find the correct mean, हाँ तो करेक्ट मीन मतलब सेकंड रिजल्ट में जो मीन है, चलिए भाई साहब फटाफट, 2 point charges of 1 microcoulomb and 4 microcoulomb are kept 30 centimeter apart, तो ये है भाई साहब आपका 1 माइक्रोकूलम और ये है भाई साहब आपका 4 माइक्रोकूलम, दे आर केप्ट 30 सेंटीमीटर अपार्ट,
यार, सेंटीमीटर क्यों देते हैं? 30 मतलब हो गया आपका भाई साहब कितना? 30 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, ओके। चलिए लेट्स से हमारा ये वाला डिस्टेंस कितने का है, x का। तो ये वाला डिस्टेंस भाई साहब कितना हो जाएगा? 30 - x। या तो एक काम करो, इसको 30 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा यूनिट अगर नहीं भी लेंगे तो, क्योंकि आगे का और दूसरा कैंसिल हो जाएगा। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बोलो? इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा बस। तो इसका वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका वाला इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, है ना? तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है के क्यू बाई आर का स्क्वायर। तो के इंटू क्यू दैट इज 1 माइक्रोकूलम, ठीक है, अपॉन आर का स्क्वायर दैट इज एक्स का स्क्वायर विल बी इक्वल टू के क्यू दैट इज 4 माइक्रोकूलम, ठीक है, अपॉन आर का स्क्वायर दैट इज 30 - x का स्क्वायर। देखो यहाँ पे आप बोल रहे हो कि आपने एसआई यूनिट क्यों नहीं लिया है? अगर हम एसआई यूनिट लेंगे भी, क्या हुआ, एसआई यूनिट लेंगे भी तो भी भाई साहब ये कैंसिल हो ही जाएगा, क्योंकि 10⁻² पे आएगा, ठीक है। ये हो गया के और ये हो गया के कैंसिल। तो आपका यहाँ पे 1/x² इज इक्वल टू 4 ये माइक्रोकूलम और माइक्रोकूलम भी कैंसिल हो जाएगा, 4/30 - x का स्क्वायर। अगर दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लिया तो दिस विल बी इक्वल टू 30 - x। सो 30 - x इज इक्वल टू 4x। तो यहाँ पे आपका 5x की वैल्यू हो गई 30। तो देयरफॉर x की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई? 6। ये सेंटीमीटर में आ जाएगा सीधा, ठीक है। हाँ 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दिस विल बी 2। तो ये हो गया आपका 2x, 2 प्लस 3, तो आपका हो गया भाई साहब ये 10, है ना? दिस विल बी 10 सेंटीमीटर। वेयर विल दैट बी 0? 10 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर है? चलिए ये वाला कीजिए जरा फटाफट। हम्म। A thin circular ring of radius r is charged uniformly so that its linear charge density becomes lambda. लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब समझ रहे हैं? लैम्डा मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ है। लीनियर चार्ज डेंसिटी मींस चार्ज पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज पर यूनिट लेंथ आपका लैम्डा है। Derive an expression for the electric field at a point P at distance x from it along the axis of the derivation का सवाल है। Hence prove that at a large distances the ring behaves as a point charge। चलिए डेरिवेशन याद है कि नहीं? अरे भाई साहब सब भूल भाल गए हैं। ये आपका भाई साहब रिंग हो गया, दिस इज बेसिकली द रिंग, ठीक है, जिसका लैम्डा दिया हुआ है, चार्ज पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस आपका कितना है भाई साहब? एक्स, ये वाला डिस्टेंस एक्स है, ठीक है। तो आपका देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ मेरा लग रहा है, ये डिस्टेंस आपका भाई साहब कितना है? आर, ये दिया हुआ है आर, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस लेट्स से पी है, ऐसे ऐसे देखना आपको, मतलब ये ऐसे है, दिस इज हाउ इट इज, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस है आपका एक्स, ये हो गया आपका पी। तो इसके वजह से देखो हमने एक स्मॉल सेगमेंट ले लिया हमने, लेट्स से इफ वी हैपन टू टेक अ स्मॉल सेगमेंट। सब बहुत गंदा गंदा लग रहा है। तो लेट्स से अगर हमने यहाँ पे एक क्या कर रहे हो वैसे, ठीक है, ये एक सर्कल रिंग हो गया भाई साहब ये, ठीक है। कहाँ इतनी अफला सफली मची है भाई साहब?
तो लेट्स से एक पॉइंट पी ले लिया हमने, ये पॉइंट पी, दिस पॉइंट पी इज एट अ डिस्टेंस ऑफ, दिस पॉइंट पी लेट्स से इज एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स, ठीक है, कहाँ है भाई साहब, यही आ रहा है, ओके, और भाई साहब ये वाला डिस्टेंस आपका कितना है, दिस डिस्टेंस इज आर, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस आपका आर है, ठीक है। लेट्स से हमने एक स्मॉल सेगमेंट लिया हुआ है, इसका लेंथ इसका डीएल है, ठीक है। तो इस डीएल की वजह से चार्ज कितना होगा इसमें, लैम्डा भाई साहब आपका चार्ज पर यूनिट लेंथ है, तो जब लेंथ है आपका 1, तो आपका चार्ज कितना है, लैम्डा। अगर लेंथ है आपका डीएल तो चार्ज कितना हो जाएगा, लैम्डा डीएल, ठीक है, ओके। अभी इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, लेट्स से हम इसको डी बोल रहे हैं, ठीक है, और ये वाला एंगल भाई साहब लेट्स से थीटा हो गया, लेट्स से थीटा हो गया, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा भाई साहब, थीटा। अभी ध्यान दो, ठीक है, इस थीटा के दो कंपोनेंट्स होंगे, ये डी के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा भाई साहब इस तरफ, ठीक है, एक होगा भाई साहब इस तरफ और दूसरा होगा भाई साहब इस तरफ, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, डीई कॉस थीटा, और ये हो गया आपका क्या, डीई साइन थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ध्यान से देखो, अभी आप ऐसे छोटे छोटे सेगमेंट्स को अगर ऐड करते जाओगे, तो इस पोर्शन के ऊपर वाला डीई का साइन थीटा और इस पोर्शन के नीचे वाला डीई का साइन थीटा आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, ये गोलाकार है ना भाई साहब, ठीक है, और ये बीच में है, तो यहाँ पे भाई साहब ये सबके डी साइन थीटा नीचे की तरफ होंगे, और इस वाले सेगमेंट के अगर हम छोटे छोटे डीएल्स को लेते जाए, तो इनका भाई साहब डी साइन थीटा ऊपर की तरफ होगा, तो डी साइन थीटा विल इवेंचुअली गेट कैंसिल्ड आउट, एक वन हाफ ऑफ द रिंग इज गोइंग टू कैंसिल आउट द अदर हाफ ऑफ द रिंग फॉर डी साइन थीटा, ऑल दीज विल गेट कैंसिल, सिर्फ आपका डी कॉस थीटा ऐड होता रहेगा, डी कॉस थीटा आपका ऐड होता रहेगा, तो आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा, क्या 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 स्ट्रेट लाइन नहीं है, व्हाई इज इट नॉट अ स्ट्रेट लाइन, क्यों स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये थीटा नहीं है, ये क्यों, तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ गलत है, क्यों नहीं होगा मुझे बताइए ना, क्यों नहीं होगा, व्हाट सॉर्ट ऑफ डेरिवेशन हैव यू स्टडीड, तो फिर मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो गलत है, मत सुनिए। अरे ये है भाई साहब, ऐसे जा रहा है, ये दिस इज गोइंग लाइक दिस, व्हाई शुड इट नॉट बी गोइंग, ये ऐसे जा रहा है, ये क्यों नहीं जा रहा है, ये रिंग है, यहाँ पे एक पॉइंट है, ये ऐसे जा रहा है, क्यों नहीं जाएगा ये, व्हाट सीम्स टू बी अ प्रॉब्लम, क्या मेरे को नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं आप, मुझे समझाइए क्या क्या बोल रहे हैं आप, ये गलत है, दिस लाइन इज रॉन्ग और दिस थीटा इज रॉन्ग, लॉजिक समझाइए ना, क्यों गलत, क्यों डी साइन थीटा होगा, डी इस तरफ आ रहा है, तो ऑब्वियसली इसका ये वाला अगर थीटा लग रहा है तो ये डी साइन थीटा होगा, ये वाला डी कॉस थीटा होगा। अरे ये ऐसे जा रहा है लट्टू की तरह, ये तो ये आपका एक एंगल जा रहा है, ये इसके साथ ये बीच में जा रहा है, ये लट्टू के बीच का है वैसे भी ये वाला लाइन, तो इसके साथ ये वाला एंगल कितना बना रहा है, ये थीटा बना रहा है, ये वाला वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के साथ ये थीटा हो गया, अगर ये थीटा हो गया तो ऑब्वियसली बस ये अगर ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल थीटा होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के हिसाब से, तो कोई भी वेक्टर के साथ जो लगा हुआ एंगल होता है, ये अगर वेक्टर है तो ये हो गया ए कॉस थीटा, क्या इसमें क्या, और ये जो होता है वो होता है ए साइन थीटा, ये आपका ए साइन थीटा होता है, क्या कोई वेक्टर है उससे लगा हुआ जो वेक्टर होता है उसको अपन ए कॉस थीटा बोलते हैं, और ये होता है आपका ए साइन थीटा। अगर आपको विश्वास ही नहीं है तो आप शट इट डाउन, मैं यहाँ पे आपको डेरिवेशन कर रहा हूँ, तो क्या उसमें गलत क्या लग रहा है आपको, आप गलत सिखा रहे हैं इसका मतलब आप ये बोल रहे हैं, ओके नो इश्यू, बताइए भाई साहब फिर पढ़ने यहाँ पे ये हो गया पी, ये हो गया भाई साहब एक्स, गलतियां अगर मैं निकालने लगूं तो आप खड़े नहीं हो सकते मेरे सामने, डीएल इज इक्वल टू लैम्डा डीएल, आपका भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, डी की वैल्यू कितनी होगी बताइए, अभी आपने बोला था के क्यूब स्क्वायर बाई के क्यू बाई आर का स्क्वायर, है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा के क्यू, और यहाँ पे आपका भाई साहब डीएल मतलब यहाँ पे चार्ज कितना होगा,
हमारा चार्ज यहाँ पे अगर ये चार्ज है बेसिकली, ठीक है, ये आपका लैम्डा डीएल हो गया, लैम्डा डीएल बाई आर का स्क्वायर, ये वाला डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, दिस इज द डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा आपका आर का स्क्वायर। तो लेट्स से आपका ये एक्स है, ये आर है, तो दिस विल बी हाउ मच, एक्स स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी आपका एक्स स्क्वायर प्लस हाँ आर का स्क्वायर, दिस विल बी आपका, लेट्स से हमने ये वाला डिस्टेंस ले लिया, दिस इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, सो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, डी हो गया ये, ठीक है, ओके। अभी ये हो गया डी, अभी डी का जो कॉस थीटा कंपोनेंट है वो ऐड होता रहेगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे करते हैं तो हमारा जो डी साइन थीटा है दैट गेट्स कैंसल्ड आउट, ये आपका कैंसल्ड आउट हो जाएगा, क्योंकि अपर सेगमेंट का जो डी साइन थीटा है वो इस तरफ है, और लोअर सेगमेंट का जो डी साइन थीटा है वो ऑब्वियसली वैसे अगर हम इधर से लेंगे तो इधर ऊपर आएगा, तो ऊपर और नीचे वाले आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो डी कॉस थीटा आपका ऐड होता रहेगा, ठीक है। सो डीई विल बी इक्वल टू, तो हमारा भाई साहब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड दिस विल बी इक्वल टू डीई कॉस थीटा इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डी कॉस थीटा, मतलब आपका हो जाएगा के लैम्डा, या आप ऐसा इसको पूरा अगर ऐड करेंगे के लैम्डा डीएल, ठीक है, और ये हो गया भाई साहब आपका एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट विल बी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये हो गया भाई साहब, ठीक है। सो दिस विल बी लैम्डा डीएल। तो इस पूरे को अगर हम बाहर निकाल लेते हैं, के आपका कांस्टेंट है, लैम्डा आपका कांस्टेंट है, ठीक है, एक्स भी आपका बेसिकली कांस्टेंट है क्योंकि पॉइंट का डिस्टेंस आपका सेम है, और ये वाला आपका ये कितना हो जाएगा देखो, दिस विल बी, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो गया आपका 3/2, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये अंदर क्या रह जाएगा भाई साहब, डीएल, अभी डीएल मतलब ये देखो ऐसे छोटे छोटे डीएल को अगर हम ऐड करते जाएंगे तो व्हाट विल दिस बी, द सर्कमफरेंस, तो ये हो जाएगा आपका के लैम्डा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2 इंटू 2 पाई आर, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, दिस विल बी 2 पाई आर, ओके। सो दिस विल बी हाउ मच, के लैम्डा एक्स 2 पाई आर अपॉन आपका एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2, दिस विल बी द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर यहाँ पे आपका जो सवाल दिया हुआ है, तो सवाल में क्या दिया हुआ है, इफ एक्स इज टू हायर देन आर, तो उसमें क्या हो जाएगा भाई साहब, व्हाट विल बी एक्स का वैल्यू अगर आर से काफी, प्रूव दैट द लार्जर डिस्टेंसेस व्हिच मींस एक्स इज टू हायर देन एन, द रिंग बिहेव्स एज अ पॉइंट चार्ज, तो आपका देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स लैम्डा एल, ठीक है, यहाँ पे कितना है देखो एक्स लैम्डा एल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हमने इसकी वैल्यू नहीं लिखी है, तो लेट्स से अगर हमने इसकी वैल्यू डाली यहाँ पे, दिस विल बी हाउ मच, के की वैल्यू हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लैम्डा एक्स, लैम्डा एक्स 2 पाई आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2, ठीक है। तो एक्स लैम्डा एल 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 3/2। अभी आपका भाई साहब अगर आप इसको कैंसिल करना चाहें, देखो लैम्डा एक्स है यहाँ पे, डी एल है, ठीक है, सो आपका एक्स इज ग्रेटर देन आर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स इज टू ग्रेटर देन आर, यहाँ पे लैम्डा एल बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, दिस विल बिकम लैम्डा एल बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई साहब, लैम्डा एल डी आई आर 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 2 पाई आर, तो दिस विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा एक्स, ठीक है, लैम्डा एक्स, और यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका 2 पाई आर, और इधर कितना हो जाएगा भाई साहब आपका, अगर इसको हमने जीरो मान लिया, दिस विल बी एक्स का क्यूब ना, एक्स का क्यूब मतलब ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी लैम्डा 2 पाई आर, ठीक है, अपॉन 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 भाई साहब हो गया आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स का स्क्वायर, ये 2 पाई आर बेसिकली है क्या, पूरा लेंथ है ना, इसको अपन लैम्डा एल बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है, लैम्डा एल बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है, क्या गलती थी मैंने इसमें पता नहीं।
ऐसा नहीं तो वैसा, वैसा नहीं तो ऐसा, लैम्डा एल बाई एक्स स्क्वायर सही तो है। तो इसको अपन पॉइंट चार्ज क्यों मान सकते हैं, क्योंकि अगर किसी पॉइंट चार्ज को भी हम लेते हैं जिसका भाई साहब लेट से चार्ज है क्यू, और इसको अगर हमने एक्स डिस्टेंस पे रखा तो इसका भी भाई साहब कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, अगर पॉइंट चार्ज है तो इसके हिसाब से भी भाई साहब कितना हो जाएगा, के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एक्स का स्क्वायर। अब ये क्यू क्या है भाई साहब, इस क्यू की वैल्यू यहाँ पे लैम्डा एल है, तो लैम्डा एल बाई 4 पाई, तो इस लैम्डा एल को अपन क्यू लिख सकते हैं ना, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि अगर बहुत दूर हो तो इसका मतलब दिस एंटायर रिंग विल बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज। इफ दिस रिंग बिहेव्स एज अ पॉइंट चार्ज, ऑब्वियसली द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स का स्क्वायर। अब इस क्यू को भाई साहब आप लैम्डा लिख दो, क्या जाता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स का स्क्वायर, सही तो है ये थीटा है, ये थीटा है, दिख तो रहा है, प्रिंटेड मटेरियल में है, मेरा नहीं, प्रिंटेड मटेरियल में डी वाई और ये डी एक्स हो गया, वाई एंड हाउ इज इट रॉन्ग। ओके, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? चलो, a square sheet A is lying parallel to XY plane at Z is equal to A. The electric field in the region is this. The electric flux to the sheet is, चलिए फटाफट फटाफट। चलो रे जल्दी जल्दी जल्दी, ये सब 1-2 मार्क्स के सवाल है भाई साहब, एमसीक्यू के सवाल है। देखो यहाँ पे क्या है आपका, ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा वाई, और ये हो जाएगा भाई साहब आपका जेड एक्सिस, ठीक है, क्लियर है। अ स्क्वायर शीट इज लाइंग पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन के पैरेलल लाई कर रहा है, मतलब यहाँ पे कहीं पे लाई कर रहा है, ऐसे लाई कर रहा है, ठीक है, पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। ओके, एट जेड इज इक्वल टू ए, जेड इज इक्वल टू ए, मतलब ये डिस्टेंस आपका कितना है ए, ठीक है, जेड इज इक्वल टू ए। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज, तो आपका भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, ध्यान से देखो, इसी डायरेक्शन में है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो E इज इक्वल टू सी जेड स्क्वायर के, क्या इसको भाई साहब ये कर पा रहे हैं, सी जेड स्क्वायर के, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है भाई साहब, ईडीएस होता है भाई साहब, ईडीएस। अब ये डीएस क्या है, एरिया वेक्टर है, मतलब आप भाई साहब ऐसे खींचेंगे इसको तो जैसे ताश के पत्तों को खींचते हैं, तो वो परपेंडिकुलर वेक्टर है, तो यहाँ पे भाई साहब एरिया का जो वेक्टर है वो कैसा है, ऐसे आ रहा है, ठीक है। एरिया का वेक्टर किस डायरेक्शन में है भाई साहब, जेड एक्सिस के डायरेक्शन में, तो एरिया वेक्टर डेफिनेटली आपका के कैप होगा, ठीक है। ओके, अभी एरिया का एरिया वेक्टर के कैप होगा, क्या ये समझ में आ रहा है, इसको आपने इसमें रखा है, एरिया वेक्टर मतलब ऐसे खींच रहे हैं उसको, तो एरिया वेक्टर विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर, किसी भी ताश के पत्ते को अगर आप ऐसे खींचते हैं तो वो जो एरिया वेक्टर बनता है वैसा होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, ये के कैप हो गया एरिया वेक्टर, और एरिया है कितना, ए इंटू एरिया का मैग्नीट्यूड कितना है, ए इंटू ए, दैट इज ए का स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो फ्लक्स भाई साहब होता है स्केलर प्रोडक्ट, दोनों के बीच में एंगल कितना है, के और के बीच में एंगल कितना होता है, 0, ठीक है। तो आपका फ्लक्स हो जाएगा यहाँ पे ई इंटू डीएस, मतलब हो गया आपका ई डीएस कॉस 0, मतलब ये हो गया आपका ई डीएस, ई डीएस, ई की वैल्यू हो गई सी जेड स्क्वायर, और भाई साहब इसका डीएस का वैल्यू हो गया आपका कितना, ए का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका ए जेड, हाँ हाँ, जेड की वैल्यू ए है, चलिए भाई साहब, तो यहाँ पे जेड की वैल्यू ए है, तो इसको अपन सी ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर, तो ये हो गया आपका सी ए क्यू, है ना, सी ए फोर, ये सी ए फोर, ए फोर सी, और कुछ आ रहा है भाई साहब, नहीं, ए फोर सी वुड बी द करेक्ट आंसर, हो क्लियर है, ठीक है। चलिए इसको करना भाई साहब, इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय डिस्टेंस एल in stable equilibrium in uniform electric field, the electrostatic potential energy of the dipole
कितना होता है भाई साहब डाइपोल का इलेक्ट्रो हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? नहीं, माइनस पीई कॉस थीटा होता है भाई साहब। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पूछा है यहाँ पे, हाँ देखो ना क्या पूछा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको ई यहाँ पे तो ई लिखना पड़ेगा क्योंकि दिया हुआ है, इज ऑफ द डाइपोल। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। ठीक है, ये भाई साहब प्लस क्यू और माइनस क्यू से बना हुआ है। डाइपोल है ना, तो डाइपोल मूवमेंट को हमको लेना पड़ेगा। ठीक है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस एल। ये वाला डिस्टेंस आपका भाई साहब कितने का है? एल। इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा? पी होता है आपका क्यू इंटू टू एल इंटू भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड ई। इलेक्ट्रिक डायपोल ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है मतलब कैसे रहेगा ये समझ लो भाई साहब। ये है आपका नेगेटिव और ये आपका पॉजिटिव, तभी जाकर ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। समझ में आ रहा है भाई साहब? अगर आपने डायपोल को प्लेस किया है ना, तो ये इक्विलिब्रियम में कब रहेगा? जब ये भाई साहब पॉजिटिव में हो और ये जब आपका नेगेटिव हो, देन ओनली इट विल बी इन इक्विलिब्रियम। वरना तो इक्विलिब्रियम में, तो इक्विलिब्रियम के दो कंडीशंस हैं। मतलब आपका देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और भाई साहब आपका इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल, डाइपोल का डायरेक्शन कहां से कहां होता है? हाँ बोलिए। नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना हो गया? जीरो का हो गया भाई साहब, है ना? तो आपका ये आ जाएगा आंसर Q इंटू टू एल इंटू ई। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल तो ये आपका हो गया वैसे, तो टू इंटू टू एल इंटू ई हो गया, मतलब ये हो जाएगा ना माइनस टू क्यू एल ई। ये वाला होना चाहिए आंसर। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब यही होगा ना। हाँ, थीटा की वैल्यू जीरो हो गई तो कॉस जीरो की वैल्यू वन हो गई, तो माइनस क्यू और ट्यूएल हो गया आपका, तो माइनस नहीं क्यू इंटू ट्यूएल हो गया आपका डाइपोल मोमेंट, और ई हो गया ये कॉस जीरो की वैल्यू हो गई वन, माइनस आपका पहले से ही आ रहा है इसमें। ठीक है, तो ये तो होना चाहिए वैसे। नहीं ट्यूएल, ये पोटेंशियल एनर्जी पीई। गड़बड़ क्या हो गया, हमने इसको ट्वेल्व मान लिया है। ठीक है, ये ट्वेल्व नहीं होगा भाई साहब, ये ट्वेल्व नहीं होगा क्योंकि ये लेंथ ट्वेल्व तो हम मानते हैं कैलकुलेशन के लिए ना, ये लेंथ आपका एल है, सॉरी। ठीक है, तो ये आपका टू नहीं होगा, यस करेक्ट। ये होगा माइनस क्यू इंटू एल इंटू ई। ठीक है, क्यू एल ई। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके। Torque acting on an electric dipole placed in an electric field is maximum when the angle between the electric field and the dipole moment is कैसे? P sin 90 होता है। ओके, फिर P और E के बीच में एंगल थीटा है। मैक्सिमम हो जाएगा। ओके, तो देखो यहाँ पे अगर किसी डाइपोल को आपने रखा है, लेट्स से ये डाइपोल है, ये डाइपोल है। ठीक है, और लेट्स से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, समझ लो भाई साहब ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ना, तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, लेट्स से माइनस क्यू और ये प्लस क्यू है। ठीक है, दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस एल या टू एल, जो भी आप मानना चाहो भाई साहब। ठीक है, ओके, इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर क्लियर क्लियर। इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा बोलो? फोर्स कितना लगेगा? फोर्स होता है आपका Q इंटू ई, है ना? तो ये इस तरफ लग रहा है क्यू ई, और इस पे कितना फोर्स लगेगा? माइनस क्यू इस तरफ लग रहा है भाई साहब। ठीक है, मैं अगर आपसे पूछूं, टॉर्क को भूल जाओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि फोर्स कितना लग रहा है किसी डाइपोल पे, अगर आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं किसी डाइपोल पे, हाँ पूरा डाइपोल, उसमें कितना टोटल फोर्स लग रहा है? नेट फोर्स आपका जीरो हो जाएगा, ध्यान दीजिए। क्यू ई इस तरफ है और क्यू ई इस तरफ है, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ डाइपोल विच इज, कभी भी पूछ सकते हैं आपको भाई साहब कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ डाइपोल विच इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज बी जीरो, बट देयर विल बी अ रिजल्टेंट टॉर्क। टॉर्क एक एक्ट करेगा जो इसको घुमाएगा भाई साहब। ठीक है, अब ये टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हो गया फोर्स और ये हो गया भाई साहब आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, भाई साहब ये आपका ये भी थीटा होगा भाई साहब आपका। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस थीटा, नहीं साइन थीटा ना, तो ये हो जाएगा टू एल, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एच साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो गया आपका टू एल साइन थीटा, ये हो गया आपका टू एल साइन थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स हो गया आपका क्यू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज
12 sin थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? अगर इनकेस आप डाइपोल मोमेंट का टॉर्क का ये जैसे बता रही थी, अगर आप भूल जाते हैं तो दिस इज कॉन्सेप्ट याद रखिए, आपका फोर्स जो रिजल्टेंट फोर्स होगा डाइपोल पे वो जीरो होगा, लेकिन रिजल्टेंट टॉर्क विल नॉट बी जीरो। टर्निंग इफेक्ट, अभी टॉर्क होता क्या है, किसी एक फोर्स को लो और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, ठीक है? इस पॉइंट को ले लो भाई साहब, इस पॉइंट से इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, जीरो, और इस पॉइंट से इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, ये 12 sin थीटा, ठीक है? तो मतलब Q2 sin थीटा प्लस जीरो, मतलब टोटल कितना हो गया आपका, टोटल टॉर्क एक्टिंग इज Q12 E sin थीटा। अभी ये Q इंटू 12 क्या है भाई साहब, डाइपोल मोमेंट है, तो ये हो गया PE sin थीटा, मतलब ये हो गया आपका टॉर्क। अगर इसी को भाई साहब आप वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, सो दिस विल बी P इंटू E। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? दैट इज हाउ यू आर गेटिंग द टॉर्क। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, तो यहाँ पे टॉर्क, रिजल्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल विल नॉट बी जीरो, हाउएवर द रिजल्टेंट फोर्स विल बी जीरो। देखो डाइपोल, ये टॉर्क जब भी आप कैलकुलेट करते हैं ना, तो आप एक फलक्रम पॉइंट ले लेते हैं, मतलब ये वाला पॉइंट या ये वाला पॉइंट, आपने इस पॉइंट पे सारे फोर्सेस को ले लिया है। इस पॉइंट पे अगर मैं इस फोर्स को देखूं तो इसका टॉर्किंग इफेक्ट क्या होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस पॉइंट पे अगर फोर्स को लूं मैं, ये वाला फोर्स कितना है, क्यू ई, लेकिन इस पॉइंट का इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, जीरो, ठीक है? तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका जीरो। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, सो दैट विल बी, सो व्हेन द एंगल, तो आपका भाई साहब एंगल जब मैक्सिमम टॉर्क कब होगा भाई साहब, जब थीटा की वैल्यू क्या हो, 90। तो टॉर्क मैक्सिमम विल बी व्हेन थीटा की वैल्यू हो 90 डिग्रीज, है ना? पाई बाई 2 जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है, इज 90। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? चलिए इसको करना है भाई साहब, इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर is placed at an angle 30 degree with the electric field of this. If the dipole experiences a torque of this, the magnitude of either charge on the dipole. फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, 2023 का सवाल है, चलिए फटाफट फटाफट, क्विक क्विक जल्दी। तुम लोगों के में किसी का भी सिलेबस आया है क्या, टाइम टेबल आया नहीं? जिनका आया है वो घर बैठ के भाई साहब भजिया पाव तल रहे हैं। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर, तो भाई साहब यहाँ पे लेंथ कितना हो गया, 2L की वैल्यू यहाँ पे 2 इंटू 10⁻² मीटर हो गया, ठीक है? एट एन एंगल ऑफ थीटा भाई साहब आपका कितना हो गया, 30 डिग्री। ओके ओके ओके, विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। इफ द डाइपोल एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, टॉर्क कितना एक्सपीरियंस कर रहा है भाई साहब, 8 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर। द मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज, तो आपका भाई साहब टॉर्क कितना हो जाएगा, टॉर्क विल बी इक्वल टू पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा मतलब कितना हो गया बोलो, क्यू इंटू 2L इंटू ई साइन थीटा, ठीक है? क्यू इंटू 2L, भाई साहब बोलो बोलो बोलो, यहाँ पे क्यू की वैल्यू नहीं मालूम, चलो क्यू की वैल्यू नहीं मालूम, ये 2L से कंफ्यूज मत होना, ये 2L मतलब आपका डाइपोल का लेंथ है। 2L हम लेते हैं कन्वीनियंस के लिए, ताकि हम भाई साहब चीजों को डिराइव कर सकते हैं, लेकिन ये 2L की वैल्यू पूरा पूरा इसमें डालो। ये 2L मतलब बोलते बोलते आप 2 इंटू 10⁻² मत कर देना, ठीक है? तो दिस विल बी 2 इंटू 10⁻² डाइपोल लेंथ इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है भाई साहब आपका, 2 इंटू 10⁵। चलिए भाई साहब, ओके ओके, और यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू कितनी है, 8 इंटू 10⁻³ ठीक है? ये 2 2 जा, ये हो गया 4 से कटा, ठीक है? और यहाँ पे 5 - 2 3, तो ये हो गया 10⁻³ और ये है आपका 10⁻³ अपॉन 10⁻³ ये आ गया ना भाई साहब, दिस इज इक्वल टू क्यू। भाई साहब ये 5 इंटू 2 हो गया भाई साहब 3, इसको इधर ला रहे हैं हम, हाँ 4 भी बचेगा, तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका कितना 4, ये हो गया कितना भाई साहब 4 इंटू 10⁻⁻⁶, ये हो गया चार्ज, मतलब 4 माइक्रोकूलम, ठीक है? 4 माइक्रोकूलम वुड बी दी आंसर हो, ठीक है? क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इन अ नॉन यूनिफॉर्म, देखो ये मैं बोल रहा था आपसे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल पे फोर्स, नेट फोर्स जीरो होगा, लेकिन टॉर्क वो एक्सपीरियंस करेगा। नेट फोर्स क्यों जीरो होगा, क्योंकि एक फोर्स इस तरफ और एक फोर्स इस तरफ, और दोनों भी इक्वल है मैग्नीट्यूड में, तो नेट फोर्स एक इलेक्ट्रिक डाइपोल पे लगता हुआ जीरो है, लेकिन टॉर्क लगेगा उस पर, ठीक है? ओके,
एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी देखो यहाँ पे ना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम ऐसा है, ठीक है। अ फोर्स बट नॉट अ टॉर्क। अब बताओ क्या होगा, तो चीजें ना फट से पलट जाती है। मैंने आपको बोला कि अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और अगर वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो फोर्स जीरो, और अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे है, फोर्स जीरो नहीं होगा। ओके, समझ रहे हैं भाई साहब कैसे चीजें चेंज होती हैं। हम्म, भाई साहब देखो यहाँ पे मैंने आपको बोला कि अगर फोर्स, देखो डाइपोल है डाइपोल, अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पे जितना फोर्स लगेगा यहाँ पे भी उतना ही फोर्स लगेगा, मतलब बॉडी पे नेट फोर्स लग रहा है जीरो हो जाएगा भाई साहब, है ना, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे क्यू ई जो भी आपका लगेगा क्यू ई, और ये भी भाई साहब आपका क्या लगेगा क्यू ई लगेगा इस तरफ, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे क्यू ई वन लग रहा है और यहाँ पे क्यू ई टू लग रहा है तो क्या फोर्स बराबर होगा, नहीं होगा, समझ में आ रहा है। देन देयर विल बी अ रिजल्टेंट फोर्स। और क्या टॉर्क भी लगेगा, यस टॉर्क भी लगेगा, ठीक है। तो फोर्स और टॉर्क दोनों भी रहेंगे किसमें, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स नहीं रहेगा टॉर्क रहेगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई साहब, ऑलवेज अ फोर्स एंड अ टॉर्क, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है, वाई फोर्स एंड टॉर्क बोथ आर एप्लीकेबल टू नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ठीक है। ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब 2020 का सवाल। ओ डेरिवेशन आ गया भाई साहब। एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन इट इज हेल्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डिराइव द एक्सप्रेशन, अभी तो किया हमने। आइडेंटिफाई द ओरिएंटेशन ऑफ द डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इन व्हिच इट अटेन्स अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। डेरिवेशन क्लियर है भाई साहब, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी जो किया हमने, तो लेट्स नॉट रिपीट इट अगेन। बट आपका जो टॉर्क आया यहाँ पे, आइडेंटिफाई द ओरिएंटेशन ऑफ द डाइपोल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन व्हिच अटेन्स अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम कब हो जाएगा भाई साहब, टॉर्क की वैल्यू जीरो जब हो जाए, है ना। तो आपका ये क्या है, पीई साइन थीटा, ठीक है। मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो जाए भाई साहब, जीरो हो जाए, मतलब आपका डाइपोल का मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों भी अलाइंड हो जाए, देन इट विल बी अ स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। टॉर्क का जीरो होना मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, वो टर्न नहीं होगा अभी, ठीक है। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल अगर सेम डायरेक्शन में आ जाए तो देन इट विल अटेन अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ओके ओके ओके। ये आपका डेरिवेशन है, देखो यहाँ पे क्यू प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, ठीक है। प्लस और माइनस से भी इक्वल एंड ऑपोजिट है, ये वाला आपका भाई साहब अगर टू ए तो ये टू ए साइन थीटा हो जाएगा, ये टू ए कॉस थीटा हो जाएगा, ओके ओके ओके। तो अगर हम देखते हैं भाई साहब, व्हेन थीटा इज इक्वल टू जीरो, व्हेन थीटा इज इक्वल टू जीरो, टॉर्क इज इक्वल टू जीरो एंड पी एंड ई आर पैरेलल। तो डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मूवमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन एंड हेंस इट विल बी स्टेबल। अगर उल्टा हुआ तो 180 डिग्री हुआ तो अनस्टेबल होगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपका जो टॉर्क है वो पी साइन थीटा है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू जीरो देन टॉर्क विल बी इक्वल टू जीरो, बट व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 मतलब एंटी पैरेलल हो गए, कौन, आपका डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों भाई साहब आपके आपस में एंटी पैरेलल हो गए, तब भाई साहब आपका टॉर्क माइनस में आ जाएगा ये, ठीक है। देन इट विल बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, दैट विल नॉट बी अ स्टेबल इक्विलिब्रियम, तब वो घूमेगा, ठीक है। चलिए भाई साहब 2020 का सवाल, टू स्मॉल आइडेंटिकल डाइपोल्स, दो स्मॉल आइडेंटिकल डाइपोल्स है ए बी एंड सी डी, कौन से भाई साहब, अच्छा ए बी, ओके, और सी डी, तो माइनस से प्लस की तरफ, ठीक है, माइनस से प्लस की तरफ, आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, ओके, चलिए भाई साहब 120 डिग्री का एंगल, इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई पॉइंटिंग अलोंग द एक्स एक्सिस, फाइंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ द अरेंजमेंट। इसका डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, चलिए फटाफट फटाफट, एंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क, नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन इट, फटाफट 2020 का सवाल है भाई साहब, जल्दी जल्दी जल्दी। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये आपका जेड एक्सिस है। भाई एक चीज याद रखना यहाँ पे,
ये तुम इसको 3 डायमेंशन में मत लेना। यहाँ पे बोला जा रहा है 120 डिग्री, मतलब ये y है और ये x है, ये इस y के साथ 120 बना रहा है। तुम 3D मत इमेजिन करो, ये तुम्हारी तरफ है, समझ में आ रहा है ये? ठीक है, इस वाले y के साथ दो डाइपोल है, ऐसे ऐसे ऐसे, एक डाइपोल ऐसे, मतलब दोनों को आप एक्स वाई प्लेन पे ले सकते हैं। समझ में आ रहा है भाई साहब? दोनों को ही आप एक्स वाई प्लेन पे ले सकते हैं। तो डोंट गेट कंफ्यूज कि भाई साहब क्योंकि यहाँ पे जेड एक्सिस दिया हुआ है तो इट मस्ट बी पॉइंटिंग टूवर्ड्स यू, ऐसा नहीं है। ठीक है, दो डाइपोल्स हैं और उन दोनों के बीच में भाई साहब ये जो एंगल बन रहा है वो 120 का बन रहा है। ये एक डाइपोल है, ये एक डाइपोल है, ये 120 का एंगल बन रहा है। अदरवाइज इट विल गेट यू कंफ्यूज कि आपकी तरफ है ये। ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब, यहाँ पे अगर इन दोनों के बीच में 120 का एंगल बन रहा है, डाइपोल मूवमेंट है, अगर मुझे बताओ डाइपोल मूवमेंट, मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर दो इक्वल वेक्टर्स हैं, दो इक्वल वेक्टर्स हैं, कोई भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन उनके बीच में रहने दो, उनका जो नेट होगा, रिजल्टेंट, वो क्या होगा? अरे बोलो, नेट क्या होगा? व्हाट विल बी द नेट? अरे यार तुम लोग क्या, ये ये तो फालतू वाला है यार। आर इज इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर है? तो अगर दोनों इक्वल हैं तो कितना हो जाएगा, फटाफट बोलो यार। ये हो गया आपका 2a स्क्वायर और ये कितना हो गया 2a स्क्वायर। ठीक है, दोनों अगर इक्वल हैं, ठीक है, अभी समझो भाई साहब यहाँ पे कितना 2a स्क्वायर और ये 2a स्क्वायर हो गया, जो भी होगा आपका कॉस थीटा। समझ में आ रहा है भाई साहब ये? ठीक है, ओके। तो आपका 2a स्क्वायर तो बनता ही है, तो अंडर रूट 2a, ये आपका बाहर आ गया और यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा। ये अभी छोड़ो, अभी मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये जो अंडर रूट 2a आया, ठीक है, ये आपका ये जो कॉस थीटा है, मतलब मुझे बताइए कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कहां होगा, उसका एंगल क्या होगा? फट से बिना एनी कैलकुलेशन बताइए। 60 होगा, क्यों? 60 किसके साथ? ओके, दोनों के साथ 60 होगा। दो इक्वल वेक्टर्स अगर हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा बाइसेक्टर होगा। ठीक है, ओके। तो भाई साहब इन दोनों के बीच वाला जो एंगल है वो 60 का हुआ, तो एक्स एक्सिस के साथ वो कितना एंगल बनाएगा? ध्यान दो मैं क्या पूछ रहा हूं भाई साहब। ये आपका एक एक डाइपोल, ये आपका एक डाइपोल, ये भाई साहब एक दूसरे के साथ कितना एंगल बना रहा है? ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये किसके साथ इतना कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री। तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा? ये 30 डिग्री। भाई साहब समझ में आ रहा है? ठीक है, 60 डिग्री का एंगल वाई एक्सिस के साथ बना रहा है, पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रहा है भाई साहब? 30 डिग्री दिया है। खत्म हो गया क्या? हाँ, सवाल रहे हैं कि सवाल कर रहे हैं, पता नहीं। इसको समझ में आ रहा है भाई साहब? ये हमारा डाइपोल हो गया। दिस डाइपोल इज बेसिकली मेकिंग एन एंगल ऑफ 30। ओके, तो मुझे बताइए यहाँ पे टू स्मॉल, ठीक है, each other in external electric field E pointing along the x axis. Find the dipole moment of the arrangement. तो dipole moment of the arrangement कितना हो जाएगा बोलो? अरे बोलो ना बोलो भाई साहब, अरे इसको कर लो ना यार, ये करके तो दे दिया मैंने। यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा। ये हो गया आपका 2p² प्लस 2p² और ये हो गया कॉस कितना है 120, है ना? ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन आपका क्या होगा भाई? आपने निकाल लिया है डायरेक्शन, तो कितना हो जाएगा बोलो? यहाँ पे 2p² प्लस 2p² कॉस 120 की वैल्यू कॉस 90 प्लस 30, कॉस 90 प्लस 30 हो गया आपका साइन 30 माइनस साइन 30 हो गया आपका माइनस हाफ, है ना? तो माइनस हाफ हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, समझ में आ रहा है ना भाई साहब? कॉस 120 तो ये कैंसिल हो गया भाई साहब यहाँ पे। तो 2p² माइनस p² कितना आ गया भाई साहब? ये p का स्क्वायर अंडर रूट, तो ये आ गया आपका p। मतलब अभी आपका रिजल्टेंट डाइपोल किस तरफ है? इस तरफ है भाई साहब, ध्यान दो। ये हो गया आपका रिजल्टेंट डाइपोल and it is having a direction of 30 degree with the x-axis. Why do I need to specify with the x-axis? Because your electric field is in the same direction. इलेक्ट्रिक फील्ड आपका x एक्सिस पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ आपका रिजल्टेंट डाइपोल का एंगल कितना हो गया भाई साहब? 30 डिग्री का। ठीक है, तो पहली बात तो डाइपोल मोमेंट ऑफ द अरेंजमेंट कितना हो गया? डाइपोल मोमेंट ऑफ द अरेंजमेंट इज भाई साहब p। ठीक है, मेकिंग एन एंगल मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ ई। एक्स एक्सिस बोलो या ई बोल दो, चलो ठीक है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट टॉर्क, अभी आप टॉर्क कैलकुलेट कर लो भाई साहब। टॉर्क आपका कितना होता है? P इंटू ई
साइन थीटा। अभी आपको देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों पूछा है, तो पहले तो मैग्नीट्यूड के पार्ट को निपटा लेते हैं, ठीक है। तो आपका भाई साहब टॉर्क कितना हो जाएगा, पी हो गया, पी और ई, और साइन थीटा मतलब साइन ये वाला एंगल 30, तो साइन 30 की वैल्यू हो गई 2, ये हो गया मैग्नीट्यूड पार्ट। अब मुझे बताओ ये कितना होगा, देखो ये पी और ये ई ऐसे है ना, देखो पी से लिए ई, तो ये इस तरफ है भाई साहब, अंदर की तरफ, ठीक है। तो आपका ये क्या हो जाएगा बोलो, पी ए पी ई, देखो आप जब वेक्टर प्रोडक्ट करते हो ना तो ऐसे पी से ई की तरफ जा रहे हो ना, ये पी है और ये ई ऐसे जा रहे हो आप, तो आपका भाई साहब किस तरफ आ रहा है, इन द डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो पी ई आपका यहाँ पे आई जे कैप कुछ भी नहीं दिया हुआ है ना, तो लेट्स से हम यहाँ पे के कैप भी लिख सकते हैं, दिस विल बी द टॉर्क, हाँ माइनस के कैप, ठीक है, माइनस पी ई के कैप बाई 2 ऐसा भी लिख सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू दिस, ठीक है, क्लियर है भाई साहब। और पीई बाई 2 अलोंग द नेगेटिव जेड डायरेक्शन, हाफ पी अलोंग द नेगेटिव जेड डायरेक्शन ऐसा लिख सकते हैं, या अपन भाई साहब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, दिस विल बी हाफ पी ई माइनस हाफ पी जे कैप ऐसा भी लिख सकते हैं, सॉरी के कैप, ठीक है, के कैप, ठीक है, क्लियर। चलिए, इफ द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज जीरो देन वी कैन इन्फर नो नेट चार्ज इज enclosed बाय द सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ईडीएस, ओके। Uniform electric field exists within the surface. Electric potential varies from point to point inside the surface. Charge is present inside the surface. No net charge. ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब अगर आप गॉसेस थ्योरम देखेंगे तो गॉसेस थ्योरम के हिसाब से भाई साहब आपका देखिए फ्लक्स की वैल्यू ईडीएस तो होती है, लेकिन एज पर गॉसेस थ्योरम फ्लक्स की वैल्यू होती है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर ये आपका जीरो है, ये तो आपका जीरो हो नहीं सकता है, तो ऑब्वियसली क्यू की वैल्यू इज जीरो, ठीक है, ओके। The electric flux through a closed Gaussian surface depends upon net charge enclosed and permittivity of the medium. क्या ये सही है? जब भाई साहब आपका देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो गॉसेस थ्योरम है, इस पे भी डिपेंड कर रहा है, इस पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है, इज इट करेक्ट, ओके। नेट चार्ज इनक्लोज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एंड द साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस, नो, साइज से कोई लेना देना नहीं है, कहीं पे भी आप आर वगैरह कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। नेट चार्ज इनक्लोज ओनली, नो, आपका परमिटिविटी भी डिपेंड करेगा, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम ओनली, दिस इज नॉट करेक्ट, ठीक है, क्योंकि ये चार्ज पे डिपेंड करेगा, सो द करेक्ट आंसर हो इज ए, okay? इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू स्फेरिकल सरफेस शोन इन द फिगर इज, चलिए भाई स्फेरिकल सरफेस में कितना होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अरे बोला हो, बोला जल्दी से, हाँ क्या जीरो होता है, फ्लक्स फ्लक्स, अरे टोटल चार्ज कितना हो गया, काहे का कैलकुलेशन भाई साहब, टोटल चार्ज कितना हो गया Q1, और परमिटिविटी कितना हो गया एप्सिलॉन नॉट, तो कितना हो जाएगा, तो कुछ कहा कैलकुलेशन कर रहे हैं, बस खत्म हो गया, खत्म, Q2 माइनस Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्लियर है, ओके। चलिए इसको कीजिए भाई साहब फटाफट फटाफट, हो गया आप लोगों का। क्या बोला तुम लोगों ने, ये 2/5 क्या है, क्या है वो,
मार्क्स नहीं है। सिलेंडर का, दिस बेसिकली सिलेंडर ना, उसको इमेजिन कीजिए आप ई और डीएस फ्लक्स की बात कर रहे हैं, तो समझ लो ये वाला जो एरिया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसका एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसका एरिया वेक्टर। अभी ये वाला एरिया देखो, ये ऐसे है ना, तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ क्या एंगल बन जाएगा, 90 का। अगर 90 का एंगल बन रहा है तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों? क्योंकि आपका ई और डेल्टा डीएस में आपका स्केलर प्रोडक्ट होता है, तो स्केलर प्रोडक्ट मतलब कॉस थीटा की वैल्यू होगी और कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है। तो इसीलिए जब भी आप किसी सिलेंडर को रखते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरफ है, तो इसके साथ ये वाला और इसके साथ ये वाला एरिया इसी कंसिडरेशन में आएंगे। जो आपका ये वाला एरिया है वो कंसिडरेशन में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और आपके एरिया वेक्टर के साथ उसका एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। जस्ट रिकलेक्ट एंड डू दिस। चलिए फटाफट फटाफट। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, in the region of positive x, it is uniform with the same magnitude but acts in the negative x direction in the region of negative x। ठीक है, तो मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है जो पॉजिटिव डायरेक्शन में इस तरफ है और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में इस तरफ है। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट एन इलेक्ट्रिक फील्ड, वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट एन इलेक्ट्रिक फील्ड विच इस तरफ भी है और इस तरफ भी है। ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में भी है और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में भी है। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, इन द रीजन ऑफ नेगेटिव एच द वैल्यू ऑफ द फील्ड इज, तो आपका वैल्यू वही है, देखो 200 न्यूटन पर कूलम, और ये वाला भी भाई साहब वैल्यू कितना है, 200 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, नेगेटिव के लिए a right circular center of and radius at its center at the origin, तो भाई साहब बराबर ये सेंटर एट द ओरिजिन पे, a right circular center of length 20 सेंटीमीटर, मतलब इस तरफ कितना होगा 10 और इस तरफ कितना हो जाएगा भाई साहब 10, सिंपल। ठीक है, ओके, हैज सेंटर एट द ओरिजिन एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर है, मतलब इसका रेडियस कितना है भाई साहब आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड इट्स axis along the x axis so that one flat surface is at x is equal to +10 and the other is at x is equal to -10। समझ में आ रहा है भाई साहब? 20 का है ये। द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, तो फ्लक्स आउटवर्ड कितना हो जाएगा भाई साहब? यह वाला तो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और एरिया वेक्टर ऐसे ले रहे हैं, देखो ये सिलेंडर का सरफेस है, एक एरिया वेक्टर, ये परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला भाई साहब 90 हो जाएगा, सो वी आर जस्ट गोइंग टू कंसीडर दिस एरिया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, ई ए कॉस जीरो है भाई साहब, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ आपका कितना हो गया, ई ए इस तरफ है और ई ए इस तरफ है। ठीक है, द नेट आउटवर्ड फ्लक्स टू द सिलेंडर, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्लक्स बेसिकली आपका एक स्केलर क्वांटिटी है, दोनों में ऐड हो जाएगा तो 2 हो जाएगा ये। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? 2 नेगेटिव मत लगा देना, क्योंकि फ्लक्स आपका स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, क्लियर है? और यहाँ पे फ्लक्स इसलिए ऐड होगा क्योंकि दोनों तरफ भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ओके, तो नेट आउटवर्ड फ्लक्स भाई साहब 2 जो भी इसका वैल्यू आएगा। ठीक है, द नेट चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सिलेंडर, अभी फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, ये फ्लक्स आपने कैलकुलेट कर ली, फ्लक्स की वैल्यू होती है क्या, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप कर लो भाई साहब, क्यू इज इक्वल टू फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट, जो भी आपका फ्लक्स का वैल्यू होगा उसके साथ एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लिकेशन। बोलिए, कुछ बोलना है? नहीं नहीं, कुछ बोलना है, बोलिए बोलिए। क्या बोलना, क्या स्पीड हो गया ज्यादा? एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? लेकिन यहाँ पे क्या काम है उसका? अरे चाचू, ए क्या है, सर्कल है ना, वहां पे कहाँ सिलेंडर का तरह कुछ लग रहा है? हाँ, तो अगर सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर।
अगर तुमने इसका एरिया कंसिडर किया होता तो वहां पे कर्व सरफेस एरिया लगता था, तो कर्व सरफेस एरिया कितना होता था? अगर समझ लो इसको इसको कंसिडरेशन में लेते थे, अगर समझ लो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता था तो तुमको कंसिडरेशन में लेना पड़ता था ना, तो कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? तो ये मालूम था? ठीक है, ओके, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? तो यहाँ पे देखो ईडीए मतलब आपका वही 2 से मल्टीप्लाई होगा ये, ठीक है। पाई क्यों आ गया भाई साहब? अच्छा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई और ये आर स्क्वायर, तो ये आपका 2 होगा, देखो यहाँ पे वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और नेट चार्ज इनक्लोज आपका देखो, जो आपका फ्लक्स आया इनटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जरा याद रखिएगा, अगर नहीं याद है तो आपको फिर कूलम से जो आपका कूलम लॉ उससे डिराइव करना पड़ेगा, ठीक है। 9 × 10⁹ जो है उससे लिंक करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, दैट वुड बी इट फ्रॉम माय एंड फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।